हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का ये जो घटना चक्र का बुक है जीएस पॉइंटर। इसमें पॉलिटी में जैसे आपके वनडे एग्जाम हुए, यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ, रेलवे एसएससी, इन सारे एग्जाम में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे वो आप इसको कवर करने से वो उसमें सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में 5 क्वेश्चन आने हैं पॉलिटी से, तो वो ये सिर्फ आप 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, इसको ध्यान से अगर देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आप चाहें तो इसमें शॉर्ट नोट बनाते चलें, तो एक कीवर्ड लिखते चलेंगे नोट में, तो वो एग्जाम में रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, संवैधानिक विकास, ये देखेंगे। मैं कीवर्ड जो होगा उसको हाईलाइट करते चलूंगी। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो 1892 के अंतर्गत, 1892 का जब एक्ट आया तो उसी में बजट डिस्कशन की पावर दी गई थी भारतीय विधान परिषद को। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, तो इसका हुआ 1935 में। काफी टाइम हो गया, काफी टाइम बाद फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और सर्वोच्च न्यायालय का तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जब गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, तब की बात है, तो 1773 में। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में। किस एक्ट के द्वारा आया था? तो 1935 हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम पूछे तो 1937 हो जाएगा। फिर ये देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना ये कब हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1984 में, उसके थ्रू सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी 1813 में, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनको यहाँ 1813 के एक्ट से उनका जो मोनोपोली था उसको अबॉलिश करा गया। सिर्फ 2 चीजें बची हुई थी, एक चाइना के साथ व्यापार, प्लस दूसरा चाय की पत्ती जो होती है उसका जो व्यापार था। ये 2 चीज छोड़ के बाकी चीजों पे उनका जो एकाधिकार हुआ करता था, मोनोपोली हुआ करती थी, उसको अबॉलिश किया गया। और जो 2 चीजें थी उसको भी 1833 में पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये हुआ चार्टर एक्ट 1833। फिर 1919 में क्या हुआ? तो इसमें द्वैध शासन की व्यवस्था हुई, डायरकी जिसे कहते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। फिर भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? वही द्वैध शासन या द्विसदनी या डायरकी जो भी आप कहें, तो 1919 में। ये विधान पालिका की बात हो रही है। विधान पालिका 1919 में द्विसदनी हुई। और हाँ, द्वैध व्यवस्था, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये 1919 में हुआ। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से प्रेरित है? जो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 1935 से लिया गया है, उसमें भी था। ये किस आर्टिकल में आता है अध्यादेश? भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। किसमें? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस पे आधारित है? तो वो है 1935 का जो एक्ट था उसमें। संघीय व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन, संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के थ्रू लागू हुआ? तो 1935। देखिए, ये जो है ये विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई है, तो ये विधान पालिका में द्वैध शासन है। और जब भी आए कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, तो 1935 हो जाएगा। और कभी भी आए इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी या मतलब द्वैध शासन कब शुरू हुआ? तो वो होगा 1919। फिर देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो वो भी 1935 में ही। 1935 के अधिनियम के द्वारा जो बची हुई शक्तियां थी, मतलब चलो कुछ काम स्टेट करेगा, कुछ सेंट्रल करेगा, तो जो बचेगा वो किस में जाएगा? तो वो गवर्नर जनरल को जाएगा, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल ही हेड हुआ करते थे। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो वो क्या नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान नहीं पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मीन्स हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 1935 के एक्ट से ली गई हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूएसए से लिया गया है, कुछ चीजें यूएसएसआर से लिया गया है, रसिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है लेकिन काफी कुछ मोस्टली चीजें जो है वो 1935 के एक्ट से ली गई हैं। तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 के फलस्वरूप ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसी टाइम बर्मा सेपरेट हुआ था इंडिया से। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 8 प्रांतों में। भारतीय कांग्रेस सभा की स्थापना कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान सभा प्रथम अधिवेशन भी वही है, 9 दिसंबर 1946। स्थापना कब हुई तब भी वही होगा, 9 दिसंबर 1946। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मेसन द्वारा। उनका पूरा नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इल्बर्ट बिल आया था 1883 में। तो उसमें क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इल्बर्ट बिल कभी कभी आ जाता है कि इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना शब्द प्रियम्बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं, मतलब मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अलावा एक लोग को दे दिया जाता है, फिर ये पूछते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था। तो ये तीनों नाम आपको याद रहेंगे तो फिर आप कर लेंगे। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। ये इस पूरे बात का यही मीनिंग है कि जो हमारा प्रियम्बल बना हुआ है, प्रियम्बल या प्रस्तावना जो भी आप कह लीजिए, उसका उद्देश्य जो था यही था कि उसमें जो सारे कीवर्ड हों, जो उसमें महत्वपूर्ण वर्ड हों, पूरे संविधान की छवि जो है वो उसमें दिखाई देती है। जैसे बराबरी का अधिकार, समता का अधिकार, इक्वालिटी, सोशलिस्ट, सामाजिक, तो ये सारे वर्ड उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सबको डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार, ये सारी चीजें जो आपके फंडामेंटल राइट में है, डीपीएसपी में है, वेलफेयर स्टेट वगैरह, ये सब आपको वेलफेयर स्टेट वर्ड आपको नहीं मिलेगा प्रियम्बल में, मीन्स उसकी मीनिंग वही हो जाती है। और उसको भारत के लोगों ने ही बनाया, इसलिए उसका पहला वर्ड जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। हमारा जो प्रियम्बल का वर्ड है कि हम भारत के लोग, क्योंकि संविधान का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो भारत के लोग ही हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान के कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये करेक्ट है। वेवेल का विचार था कि लॉर्ड वेवेल जो थे, वेवेल प्लान भी आया था। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एक दूसरे का वो समर्थन नहीं करते हैं, तो इसलिए उसका कारण जो है वो रॉन्ग है। मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, लेकिन ये जो उनका ये विचार था कि भारत बंटवारा से बच जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका ऐसा कोई विचार नहीं था। वो ब्रिटिशर्स तो ये चाहते ही थे कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनकी थी कि फूट करो राज करो,
तो ऐसा वो नहीं चाहते थे कि नहीं बंटवारा ना हो। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति जो बनी थी जिसमें 6 सदस्य थे, उसके प्रारूप समिति के जो मेन अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेसी सदस्य थे जो कि जिनका नाम था के.एम. मुंशी, बाकी सब नॉन कांग्रेसी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो वो सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के बारे में ये कुछ कथन दिया हुआ है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये करेक्ट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो वही भीमराव अंबेडकर जी थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याय प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यह बहुदलीय निकाय थी। तो ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे और मौलिक अधिकार और जो माइनॉरिटीज थे, अल्पसंख्यक, उनके भी अध्यक्ष सलाहकार जो थे वो पटेल जी ही थे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया। कभी कभी आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा चुना गया, मीन्स 18+ लोगों ने वोट किया उससे द्वारा चुना गया। तो उसके द्वारा अभी का जो सिचुएशन है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चूज किए जाते हैं उसी से कि 18+ लोगों ने वोट करा था या वोट करते हैं। लेकिन ये जो उस टाइम का संविधान सभा का प्रारूप जो तैयार हुआ था तो उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी से नहीं बल्कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुनाव हुआ था, उससे सेलेक्ट हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन अस्थायी अध्यक्ष थे तब भी सच्चिदानंद सिन्हा होगा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तब भी सच्चिदानंद सिन्हा होगा। और संविधान निर्मात्री सभा आ जाए या संविधान सभा के अध्यक्ष आ जाए या तो संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष आ जाए या अस्थायी अध्यक्ष आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने ही किया था। संवैधानिक सलाहकार भी थे, प्रथम प्रारूप भी उन्होंने ही तैयार किया था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? ये गॉडविन ऑस्टिन ने कहा था कि उनका ये मतलब था कि संविधान सभा में पूरे के पूरे कांग्रेसी ही थे मोस्टली लोग। भारतीय संविधान में कितनी कुल महिलाएं थी? तो वो 15 महिलाएं थी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, अस्थायी प्रेसिडेंट या फर्स्ट प्रेसिडेंट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन एक्चुअली हमारा पूरा संविधान बन के प्रिपेयर हुआ और प्रियम्बल में लास्ट वर्ड में ये लिखा हुआ, लास्ट वाली लाइन में ये लिखा भी हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया, मीन्स प्रस्तावना अडॉप्ट किया गया और उसको इनैक्ट किया गया। कब से लागू किया गया था इसको? तो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जस्ट उसके 2 महीने बाद। 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? क्योंकि उसी टाइम पे आपने अगर हिस्ट्री में देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा उसी टाइम 1930 में झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो उसी दिन इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। तो 26 जनवरी का ही दिन था, इसीलिए वही दिन फिर से चूज किया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा।
भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? वही प्रस्तावना का या प्रियम्बल का, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान ही है। भारत में जुडिशियल रिव्यू, संवैधानिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई? जुडिशियल रिव्यू होता है जैसे बाय द वे हो सकता है कि जुडिशरी से गलती हो जाए, तो ऐसा नहीं कि वही जजमेंट जो है यूनिवर्सल ट्रुथ बन जाता है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। उसको फिर से चेंज लाने के लिए या समय के हिसाब से हो सकता है परिवर्तन की जरूरत हो, तो फिर से वो जुडिशियल रिव्यू में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसको फिर से जुडिशियल रिव्यू में लेके फिर से उसको देखते हैं उस केस को कि अभी की क्या स्थिति है या अभी उस पर क्या विचार कर सकते हैं, तो मीन्स फिर से रिव्यू करते हैं उसको, फिर से उसका पुनरीक्षण या रिव्यू कह सकते हैं उसको। तो ये सुप्रीम कोर्ट या ये मतलब ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की या जो संकल्पना है, ये कहाँ से ली गई? तो यूएसए से ली गई है। भारत की संघात्मक व्यवस्था, ये कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है, तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है और ब्रिटिश की है, तो ये किस मामले में अलग है? तो ये जुडिशियल रिव्यू, भारत में जुडिशियल रिव्यू होता है, वहां पे ब्रिटिश में नहीं होता है। ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ एक्चुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम है संसदीय प्रणाली, यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ही हेड होता है। तो लेकिन ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, और ब्रिटिशर्स ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रोसेस है संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटिश से लिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है ब्रिटिश का, मीन्स ब्रिटिशर्स का जो संसदीय प्रणाली है वहां पे जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस नहीं है, तो इसी मामले में डिफर है। एक्चुअली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो अलग अलग कंट्री से या अपनी ही कंट्री से जो 1935 के एक्ट से या किसी और एक्ट से जो अच्छी अच्छी चीजें थी एकदम, जो हमारी कंट्री में वेलफेयर स्टेट के लिए या फिर इक्वालिटी के लिए, इन सारी चीजों के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो जो भी चीजें जरूरी थी लोगों की फ्रीडम के लिए, वो अलग अलग जगह से उसको अडॉप्ट किया गया। तो कुछ यूएसए से, कुछ रसिया से, कुछ ब्रिटिश से, हर जगह से जो जो चीजें अच्छी लगी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बनाई गई थी, तो अलग अलग जगह से उसको अडॉप्ट किया गया। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो ये दिएगा 1891 में उनका जन्म हुआ था, 1956 में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा हुआ कि उन्होंने आजादी का जो टाइम है उसको देख लिया, क्योंकि गांधी जी ने तो नहीं देख पाए थे वो पूरी तरह, उनका काफी रोल रहा है, लेकिन वो 1950 के पहले उनकी डेथ हो गई थी। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है? तो वो है भारत और यूएसए, मीन्स वही जुडिशियल रिव्यू। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वो क्या है? संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट उसको कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, तो ये कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 1950 में। राजकीय चिन्ह, स्टेट एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श को परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, यूके से लिया गया है। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वो आयरलैंड से लिया गया है।
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, करेक्ट है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण ही देते हैं, इसलिए अलग है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती इसलिए बनाया गया जिसपे स्टेट और राज्य दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो। पूरी तरह उसको स्टेट में नहीं रख सकते या पूरी तरह उसको सेंटर में नहीं रख सकते, तो इसलिए एक समवर्ती सूची बनाई गई है जो दोनों के लिए हो। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। मीन्स राज्यों का संघ तो है, यूनियन ऑफ द स्टेट मीन्स बहुत सारे स्टेट मिला के यूनियन बनते हैं, लेकिन अगर पावर की बात की जाए तो यूनियन के पास ज्यादा पावर है। मीन्स एक यूनियन चाहे तो पूरे स्टेट के लिए, अभी प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो सबके लिए चाहे तो एक सेंट्रल जो है संघ जो है वो रूल बना सकता है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष करने के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। अभी वयस्क मताधिकार जो है वो 18 वर्ष है। इसके पहले 21 वर्ष थी, उसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको फिर से 18 वर्ष किया गया कि 18 वर्ष में इंसान इतना समझदार हो जाता है कि हाँ अपना प्रधानमंत्री या अपना जो इलेक्टेड हेड है उसको चूज कर सके। तो पहले बात चल रही थी 15 वर्ष, तो उसको स्थगित किया गया किसके द्वारा, तो मौलाना आजाद के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। इसको किसने सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है, आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहां से लिया गया, रसिया से लिया गया। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाएगा पूर्व सोवियत संघ, कभी कभी आ जाएगा यूएसएसआर, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता है, संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वो है पहली अनुसूची, क्योंकि पहली ही अनुसूची में है राज्यों का गठन। तो कभी नए राज्य का गठन हुआ कुछ हुआ तो उसमें पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये है खष्टम। तो इसमें है जनजाति क्षेत्र। 8वीं अनुसूची में है लैंग्वेजेस, भाषा। 7वीं में तीनों लिस्ट है, इसमें नहीं दिया गया 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में तीनों लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और 9वीं में है लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार। इसमें कौन सा नहीं दिया है, हाँ कस्टम दिया हुआ है ना, जनजाति क्षेत्र। एक्चुअली ये 4 स्टेट के लिए स्पेशल है। 5वें में तो सारे जनजाति क्षेत्र आ जाते हैं, लेकिन जो 6वीं अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश ने भी अभी ये करंट का टॉपिक है, क्लेम किया था कि मुझे भी 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि वो 5वीं अनुसूची में है। 6वीं अनुसूची में कुछ स्पेशल चीजें अलॉट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसमें सिर्फ 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे लंबा संविधान भारत का ही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया। हाँ, फंडामेंटल राइट्स जो है इसको लिया गया अमेरिका से। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई कहां से, यूएसए से। लिखित संविधान सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ, तो अमेरिका में। बाकी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, अमेरिका में है, इंडिया में ही है, इंडिया में भी है। इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित का। तो ये फिर से देख लीजिए। 7वीं सूची में क्या है, अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, मीन्स बाई स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेजेस है, भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, मीन्स वो भूमि सुधार से रिलेटेड है 9वीं। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो इसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, हो सकता है इंग्लिश में ही आ जाए तो
थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश भी देखते चलेंगे। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल, ये करेक्ट है। सबसे पहले जब जिस टाइम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो सिर्फ उसमें 350 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां उस टाइम 8 थी, अभी अमेंड होके 12 हो गई हैं। 4 तो ऐड किया गया, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। जैसे 9वीं में है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, और 10वीं में है दल परिवर्तन, दल बदल कानून, और 11वीं में है आपका ये, 12वीं में तो म्युनिसिपालिटी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 11वीं में है पंचायती राज। तो यही 4 अनुसूची जोड़ी गई है। और कितने भाग में विभाजित किया गया था, तो 22। उस टाइम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 था, अभी वो 25 हो गया है अमेंड होके। नागरिकता से संबंधित कौन से भाग में है, तो वो है भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य संविधान के भाग 6 में है। नए राज्यों का गठन जो है वो संविधान के अनुसूची 3 अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची में है। नागरिकता भाग 2 में है। देखिए भाग और अनुसूची में कंफ्यूज मत करिएगा, अनुसूचियां सिर्फ और सिर्फ 12 हैं, भाग 25 है। तो कुछ चीजें अनुसूचियों में किसी और अनुसूची में दिया हुआ है और भाग में किसी और भाग में, तो मिक्स मत करिएगा। भूमि सुधार अधिनियम कौन सी अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची। आर्थिक योजना का विषय क्या है, तो समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का विषय जो आपराधिक मामले हैं वो भी समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये भी समवर्ती सूची में है। शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। ऐसे 5 विषय थे जो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करते थे, 42वें संशोधन के द्वारा उसको समवर्ती सूची में किया गया, उसमें से शिक्षा भी एक है। वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची का विषय है, मीन्स यूनियन का विषय है। ये जन स्वास्थ्य ये हेल्थ की जो व्यवस्था है वो स्टेट का। केंद्र सूची में जनगणना आता है, क्योंकि जनगणना ऑल ओवर इंडिया की करनी होती है, तो कोई एक स्टेट करेगा तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की ही करेगा, इसलिए ये जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। जैसे कोई माइग्रेट करके एक दूसरी कंट्री में गया हो या एक स्टेट से दूसरी कंट्री में चला गया, तो ये सारी चीजों का डाटा स्टेट नहीं रख सकती, तो ये सेंट्रल के पास ये बखूबी रहता है, तो इसलिए ये सेंट्रल का विषय है जनगणना। राज्य सूची पुलिस व सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो वो है भाग 9। ये भाग 9 में है, लेकिन अनुसूची 11 में है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में भाग 11 में और अध्याय 1 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना ये है अनुच्छेद 323A में। भारतीय संविधान के अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो वो पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेके है। अपशिष्ट विषय केंद्र के अधीन, तो अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व 36 से लेके 51 तक है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और 368 में संशोधन प्रक्रिया। इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है, संसद को, कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है, बशर्ते वो पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में नहीं। मीन्स हमारे संविधान को एक और अच्छा रूप दे रहा हो। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, तो वो है 10वीं अनुसूची में। ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूचित में क्या क्या है, तो बैंक है, बीमा और जनगणना, ये संघ सूची में। थोड़ा सा आप एग्जाम में सोचेंगे अगर कि हाँ ये चीजें किसके पास रहनी चाहिए, जैसे बैंक है तो, या बीमा हुआ या जनगणना, तो ये क्यों स्टेट में नहीं रह सकता, क्यों सेंट्रल सूची में ही रहेगा,
तो ये थोड़ा सा सोचेंगे तो भी आइडिया लग जाएगा। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है तो रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे। अब जैसे रेलवे है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलता है, अगर कोई स्टेट इसका अकेले हेड हो जाए या सारे स्टेट इसके अलग अलग हेड हों तो शायद उतनी अच्छी व्यवस्था हर स्टेट में ना हो पाए। जो स्टेट कम पावरफुल होगा वहां तक रेलवे शायद पहुंच ही ना पाए, या फिर उसकी जो टाइमिंग वगैरह का मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से ना हो पाए। और फिर से वही फॉरेन अफेयर्स, वैदेशिक मामले, तो अभी हमारे क्या मोदी जी चले जाते हैं मिलने, वैसे सारे स्टेट अलग अलग रिप्रेजेंट करते तो इंडिया एक यूनाइट स्टेट शायद ना कहा जाता। तो इसलिए वैदेशिक मामले, डिफेंस, रक्षा वाला और रेलवे ये सारे संघ सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची किसमें है तो वो रेलवे पुलिस। राज्य सूची में रेलवे पुलिस हो या पुलिस, दोनों राज्य सूची का ही विषय है। पंचायती राज भी राज्य सूची में ही है, क्योंकि ये तो पंचायती राज एकदम विलेज लेवल की बात हो जाती है, तो वो राज्य से ही रिलेटेड है, राज्य सूची में है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची में है तो वो दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये कौन सी सूची में है तो समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट। सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार, ये भी 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों का जो विशेष उपबंध है वो 5वीं अनुसूची में है। विधानतः एक नए राज्य को शामिल करना है अगर, तो ये होगा अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 में है। राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार ये है अनुच्छेद 111 में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित है, तो वो है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें एक नहीं दिया हुआ है, असम भी है इसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चार स्टेट ऐसे हैं जो 6ठी अनुसूची में, इनको और भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। बाकी सारे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूची में आते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में जो उपबंध है किसके लिए, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वीं में जो है वो नगर निकाय, म्युनिसिपालिटी वाला हो जाता है। अनुच्छेद 54 में क्या है, वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 117 में है। वित्त विधेयक ये भी है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान के में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, तो यह अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 323A ये प्रशासनिक अधिकरण से रिलेटेड है। 324 निर्वाचन से। 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति को, वो 330 में है। 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन, वो 280 में है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360। तो जो इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, वित्तीय आपातकाल, तो वो 360 में है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 39A जो है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हुआ करता था, DPSP जिसको कहते हैं, तो उसमें कुछ चीजें उसमें इंक्लूड की गई थी जो उस टाइम हमारे कंट्री की वो कंडीशन नहीं थी कि उसको अप्लाई किया जा सके या उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा सके। तो उसको धीरे धीरे जैसे अवेलेबिलिटी होती गई गवर्नमेंट के पास, वैसे उसको प्रोवाइड किया गया। तो अनुच्छेद 40 में ही हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे
मीन्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उन लोगों ने इसको इंक्लूड कर दिया था कि बाद में अगर अवेलेबिलिटी हुई, पॉसिबिलिटी हुई, तो ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। तो फिर ग्राम पंचायतों का गठन 73 अमेंडमेंट के तहत, 72 और 73 अमेंडमेंट के तहत 92 में इसकी अवेलेबिलिटी हुई, 93 के अप्रॉक्स। तो तब इसको ग्राम पंचायतों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू। पहले ये सिर्फ और सिर्फ डीपीएसपी में था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में। तो कभी कभी ये भी हो जाता है क्वेश्चन कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो सबसे पहले मतलब ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में था, तो ये हो जाएगा। वैसे तो है 243 के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा मिला है, 243 अनुच्छेद जो है, तो अमेंडमेंट के थ्रू आया है ये। लेकिन अगर ऐसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र कहाँ पे है, तो वो है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 315 में है। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 में है। 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, अनुच्छेद 222। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जब अंतरण होता है, तो ये अनुच्छेद 222 में है। 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय को शक्ति मिली है। सेम यही पावर जो सर्वोच्च न्यायालय को मिली है, सुप्रीम कोर्ट को, वो मिली आर्टिकल 32 के तहत। अभी हम पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट, तो उस पे आएंगे। तो 227 से सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालय की शक्ति ये उद्देशिका है, प्रियम्बल, जिसमें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी कह सकते हैं। जैसे कोई भी बिल पास होता है तो सबसे पहले उसका समरी प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ इसमें क्या क्या होगा, तो वो सारी चीजें हमारे प्रियम्बल में इंक्लूड है। वो देख लेते हैं क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, ये जो है आज, इसमें होगा 26 नवंबर 1949 को एतत् इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसमें ये जो एक एक वर्ड है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी या फिर सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय हमें मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलता है। राजनैतिक न्याय जो है वो हमें मिलता है मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उसमें राजनैतिक न्याय मिलता है। हमें धर्म उपासना की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में। तो ये सारी चीजें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक कह सकते हैं एक समरी है कि आप किसी भी देश के प्रियम्बल को पढ़ के ये जान सकते हैं कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 76 में है भारत का महान्यायवादी। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है, 41 में है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां ये अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम कंट्री की वो कंडीशन नहीं थी हमारे देश की कि सबको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कर सके, क्योंकि शायद उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे पास। तो इसलिए उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट को कि हाँ आपको ये करना चाहिए, जैसे आपके पास अवेलेबल हो तो ये चीज आप कर दीजिएगा। ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसी टाइम इंक्लूड कर दी गई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो ये अनुच्छेद 45 जो है ये उसी टाइम अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दे दिया गया था। फिर बाद में उसको अमेंडमेंट के तहत 21A आर्टिकल में उसको रखा गया। तो आर्टिकल 21A जैसा कि आप देखा होगा आपने,
आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करता है, तो उसी तरह से ये जो अनिवार्य शिक्षा है, मुफ्त और अनिवार्य, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा ये हमारा मौलिक अधिकार है। मीन्स किसी बच्चे को ये शिक्षा ना मिले तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दाखिल कर सकता है। वो कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत और इंडिया के नाम से, क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो है इंडिया दैट इज भारत, तो इसलिए ये 2 वर्ड उसमें है, इंडिया दैट इज भारत। कुछ फाउंडिंग फादर्स नहीं चाहते थे कि ये इंग्लिश नाम आए इंडिया, लेकिन फिर ये हुआ कि इसमें भारत भी तो है, तो इसलिए ठीक है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना हमारा भारत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम क्या है? सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो एक ही बार अभी हमारे प्रस्तावना में संशोधन हुआ है और उसमें 2 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। 2 नहीं, एक्चुअली 3 वर्ड जोड़े गए थे, तो अभी यहाँ पे 2 वर्ड का जिक्र है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो ये है अखंडता, क्योंकि इसको बाद में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में लाया गया, क्योंकि 42वां संशोधन 1976 में ही हुआ था। तो यही 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इंग्लिश में इसको सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी कहते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है पंचायत से रिलेटेड है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य की बात करता है, भाग 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 9A ये नगर पालिका, 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हो जाता है, 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 के क में है, सहकारी समिति वही कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो भाग 9 के ख में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। संविधान की उद्देशिका के संबंध में क्या सही है? तो पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या अंतर्गत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति जस्टिसिएबल नहीं है, मीन्स आप ये जैसे फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं, उसके तहत आपको जो अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमें ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया और हमें प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। लेकिन जो चीजें आपकी प्रस्तावना में लिखी गई हैं, इसको आप लेके नहीं जा सकते कि नहीं प्रस्तावना में ये चीजें लिखी हुई है और हमें नहीं मिल रहा है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, मीन्स सारे विशिष्ट प्रावधान जो हैं वो इसी में दिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा, उसके थ्रू आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। लेकिन ये सिर्फ ये कि ये प्रस्तावना के थ्रू आप चले जाएं तो ये जस्टिसेबल नहीं है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से रिलेटेड है, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 17 जो है राजभाषा की बात करता है और 18 इमरजेंसी प्रोविजन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है 42वें संशोधन द्वारा, उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सिर्फ अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और इसमें संशोधन पॉजिटिव वे में हुआ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रांग बनाता है, इसलिए संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना मीन्स पूरे संविधान की छवि दिखाई देती है हमारी प्रस्तावना में। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, और पॉलिटिकल राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो ये सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी मीन्स समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड्स नहीं थे, बाद में ऐड किए गए।
तो कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा वर्ड था, तो उसमें ये तीनों में से कोई वर्ड घुसा दे और आप कंफ्यूज ना करें। इसलिए ये एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए, तो प्लीज याद कर लीजिएगा इसे। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक व आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। गणतंत्र का अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मीन्स एक लोग आए तो एक उसका टाइम पीरियड होगा, जैसे हमारे यहाँ है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का टाइम पीरियड होता है 5 साल, वो भी अगर सही शासनकाल चला तब, नहीं तो बीच में ही जनता चाहे तो एंटी डिफेक्शन के थ्रू या उसके और भी प्रावधान है उसके थ्रू दूसरी गवर्नमेंट आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे मोदी जी के बेटे आएंगे, फिलहाल उनके बेटे तो नहीं है, मीन्स उनके ही वंश से कोई आएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। बाकी कंट्री में जैसे ब्रिटिश हुआ, यूके, वहां पे ये चीजें चलती है। तो बाकी बहुत कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे वंशानुगत चलता है, लेकिन हमारे इंडिया में गणतंत्र वर्ड जो है उसकी यही मीनिंग है कि वंशानुगत शासन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जनता जिसे इलेक्ट करेगी एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा 18+ लोग वोट करेंगे और उसके थ्रू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो भी हैं इलेक्शन के द्वारा ही आएंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई वो क्या है? संसदात्मक, मीन्स पार्लियामेंट्री। भारतीय संविधान की विशेषता, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट ही होता है जो अमेंडमेंट करता है, पार्लियामेंट ही होता है जो किसी और स्टेट को इंक्लूड करना हो, नाम चेंज करना हो और अल्टरेशन हो बाउंड्री का, कुछ भी हो तो वो संसद ही करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री शासन है, ये लिया गया है ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री शासन जो है, संसदात्मक प्रणाली का जो है शासन प्रणाली, ये ब्रिटिश से लिया गया। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो सभी मंत्रिपरिषद जो है, सारे मंत्रिपरिषद सब लोकसभा को उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, और लोकसभा को कभी आ जाएगा किसके प्रति उत्तरदायी है, तो हो सकता है उसमें ऑप्शन में राज्यसभा भी रहे या प्रेसिडेंट रहे, तो नहीं, तो वो हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सारे मंत्रिपरिषद जितने भी हैं। भारत की लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो किसमें किया गया ये वर्ड का यूज? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इंडिविजुअल मीन्स कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो अपने किसी भी धर्म को प्रोपेगेट कर सकता है, मीन्स प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको मान सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है, धर्म परिवर्तन भी वो चाहे तो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य है, राज्य मीन्स जो हमारा कंट्री है, उसका कोई धर्म नहीं है कि अभी मोदी जी कहीं जाएं फॉरेन में तो वहां पे इंट्रोड्यूस करें कि हमारा इंडिया जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करता है या जैनिज्म को फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं है, स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा, मीन्स कंट्री का कोई भी धर्म नहीं होगा। इंडिविजुअल अपना धर्म जैसे चाहे वैसे उसका प्रचार प्रसार जो भी कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पे बने रहते हैं। मीन्स अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसी को आप एंटी डिफेक्शन लॉ भी कह सकते हैं। तो उसके थ्रू मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है या गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, वही उसी के थ्रू होता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? लोक कल्याण वर्ण नहीं है। भारत संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्ण नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जैसे कि यूएसए में राष्ट्रपति पद्धति चलती है, तो वहां पे सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है? धार्मिक न्याय का शब्द का उल्लेख नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 42वां संशोधन जो था उसके थ्रू लाया गया।
संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है तो प्रस्तावना। लेकिन अभी ये कह दिया जाए कि किसको अंबेडकर जी ने कौन से भाग को आत्मा कहा है, तो अंबेडकर जी ने आर्टिकल जो 32 है हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है, उसको अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ऐसे सिर्फ पूछे कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं तो आपका हो जाएगा प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना, जो भी। लेकिन कभी भी अगर ये आए कि अंबेडकर जी ने किसको कहा है तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है, जो कि मौलिक अधिकार में संविधान का एक पवित्र दस्तावेज कहा है इन्होंने उद्देशिका को, प्रियम्बल को पवित्र दस्तावेज कहा, इन्होंने आत्मा नहीं कहा। भारत संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। राजनीतिक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण है, तो ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत में एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है, तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस एक आया, तो उसमें ये प्रस्तुत किया गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का ही पार्ट है, क्योंकि इसके पहले और भी केसेस आए थे जिसमें ये हुआ कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है ही नहीं। वो था रे बेरोबरी का केस, जिसमें ये बताया गया कि प्रियम्बल तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं कर सकते। फिर आता है बाद में केशवानंद भारती का केस, उसमें ये होता है कि संविधान का पार्ट है, प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का ही पार्ट है, उद्देशिका जो है, लेकिन और उसको जो पार्ट है तो फिर उसको अमेंड भी किया जा सकता है, संशोधित भी किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस आया 1973 में, और 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रियम्बल को मीन्स प्रस्तावना को अमेंड किया गया, संशोधित किया गया, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्थिक न्याय की बात की गई है उद्देशिका में, प्रस्तावना में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी होता है। एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना भारतीय संविधान का दर्शन है, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता ही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रजातांत्रिक राज्य है। मीन्स प्रजा जैसा चाहे, जनता जैसा चाहे सरकार चुन सकती है और समय आने पर फिर उसको बदल भी सकती है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो ये करेक्ट है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, ये भी करेक्ट है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, मीन्स दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, संघ के लिए भी, यूनियन के लिए भी, स्टेट के लिए भी, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा क्या बहुत ही बड़ा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान भारत का ही संविधान है। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से। भारतीय संविधान क्या है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। मीन्स कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो काफी कठोर हैं, इतनी आसानी से नहीं होते, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है। मीन्स 66% लोग की उस पर कंसेंट हो, और प्लस स्टेट का भी उस पर कंसेंट हो, कुछ स्टेट का भी, और कुछ हैं जो कि थोड़े लचीले हैं, बहुत आसानी से उसको अमेंड किया जा सकता है, तो इसलिए इसको कठोर और लचीला दोनों माना जाता है, दोनों का एक समन्वय है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ये दोनों सही है। पूरी तरह से ये यूनियन में भी नहीं पूरी पावर जाती है,
तो इसलिए इसको पूरी तरह से संघात्मक और पूरी तरह से एकात्मक नहीं कह सकते। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन ने कहा है। भारत की संविधान संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है? तो न्यायिक समीक्षा का अंतर है। हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है और न्यायिक समीक्षा भी हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, जो कि ब्रिटेन में नहीं है। तो यही सारे डिफरेंसेस हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो ये दोनों सही है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। मीन्स न्यायपालिका के ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि वो ऐसे नहीं, मीन्स यही वाला निर्णय दे, उसको कोई फोर्स नहीं है ऊपर से, कोई गवर्नमेंट उस पर फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं आपको इनके पक्ष में निर्णय देना है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है निष्पक्ष निर्णय देने के लिए, जनता के हित में, आम जनता हो या खास जनता हो, सबके लिए सेम न्यायपालिका है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद गॉडविन ऑस्टिन ने कहा। भारत अर्ध संघात्मक राज्य, ये किसने कहा? केसी वेयर ने। भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कहा है, ये भी केसी वेयर ने ही कहा है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में क्या सही है? धर्मनिरपेक्ष राज्य संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति। भारत की संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन क्या है? संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही करता हो, ऐसी अवधारणा को कहते हैं गणतंत्रीय अवधारणा। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये भी करेक्ट है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भारत एक संघीय राज्य है, पूरी तरह से संघीय राज्य नहीं, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाता है क्योंकि संघीय राज्य है। और संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो एक करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। उसमें 24 तीलियां होती हैं और संपूर्ण जो राष्ट्रगान गाते हैं उसको 52 सेकंड में गाते हैं, जनगण मन है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो दोनों करेक्ट है। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। नए राज्य का गठन की शक्ति संसद में, पार्लियामेंट में है, निहित है। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का भी अधिकार संसद को ही है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना, ये भी संसद को ही है। राज्य के ये से रिलेटेड मीन्स कोई अल्टरेशन हुआ बाउंड्री का, मीन्स बाउंड्री थोड़ी सी खिसकानी हो, आगे बढ़ानी हो, या फिर इस स्टेट का कुछ पार्ट दूसरे स्टेट में मिलाना हो, या जैसे जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन अभी हुआ लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, तो फिर ये सारा काम पार्लियामेंट करता है, संसद। वह राज्य जिनकी राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसमें हैदराबाद के स्थान पर अमरावती प्रस्तावित। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक यूनियन है, संघ है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया 69th अमेंडमेंट के द्वारा। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
दीव खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। दमन व दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। पहले दमन और दीव और गोवा एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो उनको फिर सेपरेट किया गया। सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। मीन्स ये बहुत जटिल नहीं है, जैसे अभी अभी हमने देखा कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा रिजिड है। तो कुछ कुछ संशोधन में बहुत रिजिड है, कुछ कुछ संशोधन में बहुत फ्लेक्सिबल है। तो जैसे अभी नया राज्य बनाना, तो उस मामले में थोड़ा फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाता है, साधारण बहुमत से भी। तो भारत के संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही मीन्स सबसे पहले किसको संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इस हिसाब से नागालैंड को पहले, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। और इधर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। झारखंड तो सबसे लास्ट में हुआ है, सन 2000 की बात है। छत्तीसगढ़ और झारखंड सब 2000 में ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। फिर उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनाता है। आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन हुआ है, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में और सिक्किम का 1975 में। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में, मेघालय का 21 जनवरी 1972 में, सिक्किम 16 मई 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में। अब डेट नहीं भी याद रखेंगे तो ईयर याद रख लेंगे, जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भारत, 1 मिनट, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। ये सब पार्लियामेंट की पावर है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भारत के भाषा के आधार पर इसकी वरीयता दी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे ये लोग, लेकिन भाषाई आधार पे कुछ स्टेट का बंटवारा हुआ, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया, नेहरू जी और पटेल जी भाषाई आधार पे हमारे स्टेट का बंटवारा हो, ऐसा वो नहीं चाहते थे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो प्रथम अनुसूची को संशोधित करना होगा। भारत में संघ शासित प्रदेश है, ये 7 गलत है, ये पहले का शायद एडिशन है। तो 8 संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी 8 है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20। राज्य पुनर्गठन आयोग के 1 नवंबर 1956 को बनाए 14 राज्य और 6। 1956 का जब हमारा आप मैप देखेंगे तो उसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। हरियाणा 1966 में इसका निर्माण वर्ष है। महाराष्ट्र 1960 में गुजरात से अलग किया गया। राजस्थान 1956 में। गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया। बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित हुआ 2 राज्य में। इसको भी देखो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही, महाराष्ट्र जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र में, जो गुजराती बोलते थे उनको गुजरात में। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बाद में उसको स्टेट बनाया गया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप, दमन व दीप तथा पुदुचेरी, ये सब यूनियन टेरिटरी। अभी के टाइम पे दमन व दीप और दादरा नगर हवेली को, पुदुचेरी नहीं, दादरा नगर हवेली और दमन और दीप को एक ही यूनियन टेरिटरी में मिला दिया गया है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी। उल्फा उग्रवादी किससे संबंधित है? असम से। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरला। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण।
तो अनुच्छेद 14 में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ 1953 में। सबसे पहला यही है आंध्र प्रदेश जो भाषाई राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का कब हुआ? तो 1953 में। शिक्षण संस्थानों में गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है। अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 15 की क्लॉज 5 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये इसका मीनिंग होता है, भिन्न व्यवहार मीन्स जो एक रिजर्वेशन दिया जाता है, आरक्षण जो होता है, तो वो इसलिए दिया जाता है कि लोगों में इक्वालिटी आए। जो थोड़े से जिनको कम पहले की अपॉर्चुनिटी मिली उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी देके उनको और ऊपर तक उनको और डेवलप किया जाए। तो ये इसके लिए है कि राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। मीन्स जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा और समान रूप से उसको प्रशासित भी किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो ये मौलिक अधिकार के संदर्भ में बात कर रहा है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, 19, 20, 21, 22। बाकी समानता का तो 14 से 18 तक है ही। हाँ, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने को सक्षम किया गया। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और सीए को संविधान अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है, जिसे समता के अधिकार के अधीन इसको वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसी में है अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में है। और किसी को उसके धर्म के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इसी में दिया हुआ है 14 से 18 तक। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में समर्थन किया था। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को भी है, मीन्स हाई कोर्ट को भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है 24। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम मीन्स जो बच्चे होते हैं उनसे आप फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवा सकते। यह है अनुच्छेद 24 में कि कारखाना जो होता है, डेंजरस कारखाना, क्योंकि कारखानों में बहुत पोल्यूशन होता है, तो उसमें आप बच्चों को काम नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 23 में भी वही है कि बलात्श्रम मीन्स बच्चों से श्रम ना करवाया जाए, उस बारे में अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मीन्स जैसे अभी कहीं पे दुर्गा पूजा लगता है तो पंडाल लगाया जाता है, और कहीं पे गणपति पूजा होता है तो वहां पे सब प्रबंध करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के थ्रू। अस्पृश्यता का अंत किया गया है आर्टिकल 17 के द्वारा। न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध के संबंध में तो अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में, क्योंकि ज्यादा अस्पृश्यता वाला प्रॉब्लम तो अनुसूचित जाति के साथ ही आता है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम ये है आर्टिकल 23 में। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज के हितों का संरक्षण किया गया है वो आर्टिकल 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम सीधे जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट गए, अगर हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हमारा वॉयलेट होता है तो। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने मीन्स 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मौलिक अधिकार में जो अल्पसंख्यक के लिए दिए गए हैं स्पेशली, जैसे एक है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में तो उनके हितों का संरक्षण है
और अनुच्छेद 30 में है कि वो अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनको संचालित करने का भी अधिकार भी उन्हें है। तो ये अनुच्छेद 30 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या प्रवर्तित किए जाते हैं, तो मौलिक अधिकार। यही अनुच्छेद 32 है जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। वैसे तो जनरली संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन अंबेडकर जी ने तो आर्टिकल 32 को ही संविधान की प्रस्तावना कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का मीन्स कोई अधिकार या कोई लॉ तब तक वो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो लॉ वायलेट हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो ये जो आर्टिकल 32 है इसके थ्रू हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उन सारे अधिकारों की रक्षा करता है या संरक्षण करता है। तो इसलिए इसी आर्टिकल को मीन्स आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण कौन कौन से उपाय द्वारा किया जाता है, तो ये कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, लोगों सबके पास एजुकेशन होगा तो ये छुआछूत, ये आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें उतनी मैटर नहीं करेंगी। जन जागरण द्वारा मद्रास राज्य बनाम द्वाई राजम केस 1951 में जो हुआ था उसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिन मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था तो वो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अनुसूचित जाति और जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार जो दिया गया है तो दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। भारत का संविधान अस्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। तो मीन्स एकदम पर्टिकुलर प्रेस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो होता है, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, भाषण की आजादी, तो उसी में प्रेस की आजादी भी आ जाती है। स्पेशली प्रेस वर्ड नहीं संविधान में मिलेगा। तो ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अ में है। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है वही आर्टिकल 19 में। इसमें 6 अधिकार प्राप्त है, 6 टाइप की स्वतंत्रता। अपने कंट्री में आप कहीं भी घूम फिर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 के तहत आप अपने कंट्री में कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में, और ये यूनिवर्सल वो नहीं है कि नहीं आपको पूरी तरह से ये आज़ादी दे दी गई, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ, जो जैसे जनजातीय क्षेत्र स्पेसिफाइड है, कुछ ऐसा क्षेत्र, तो वहाँ अगर नहीं जाने का अलाउ है तो आप नहीं भी जा सकते हैं। और बाकी अगर हो कि विदेश घूमने की आज़ादी, तो वो आर्टिकल 19 में नहीं आता है, वो आर्टिकल 21 के थ्रू आता है। उसमें भी है लाइफ की स्वतंत्रता, जीवन जीने की आज़ादी। तो उसमें आपको विदेश यात्रा की बात हो तो आर्टिकल 21 के साथ जाएंगे, और इंडिया में कहीं भी घूमने की बात हो तो आर्टिकल 19 के साथ जाएंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम लोग देखते हैं स्ट्राइक किया जाता है, कुछ डिमांड होती है जनता की, तो ये सब आर्टिकल 19 के थ्रू आता है। नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता अवांछनीय आलोचना के कारण। व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में ही है, अभी हमने बताया। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। देखिए, कृपाण एक तरीके का तलवार टाइप का होता है, तो अभी देखिए बंदूक वगैरह रखना कि सबको नहीं अलाउ होता है, लेकिन वो उनके धर्म से रिलेटेड है, इसलिए वो उसको धारण कर सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दी हुई है कि आप अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी उसमें रिचुअल्स हैं, जो भी उसमें विधि नियम वगैरह है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार का। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो वही आता है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 ये किस बारे में बात करता है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म तथा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे किसी की कोई जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें आप किसी को ये कह के नहीं हटा सकते कि नहीं आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को मतलब आवेदित नहीं कर सकते, या आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है,
या आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं तो यहाँ हिंदू मेजॉरिटी है तो आपको इस जॉब में आप एलिजिबल नहीं है। तो ये इस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है किसी के साथ तो वो सीधे आर्टिकल 16 के थ्रू सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के थ्रू जाता है, लेकिन आपका आर्टिकल 16 वायलेट हो रहा है तो इसलिए आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे बिना हाई कोर्ट गए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संप्रेषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। मीन्स किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेने की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो, एक्चुअली 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए ही है, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल आर्टिकल है। तो वो किसी भी आधार पे हो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालन करने का मौलिक अधिकार होगा। 31 का क्लॉज 1, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। एक्चुअली पहले ही 31 में, आर्टिकल 31 में ही संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू, तो इसको मौलिक अधिकार में से रिमूव कर दिया गया। भारतीय संविधान क्या प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है कि सबको एक समान आवास मिलेगा सेम टू सेम, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा है वो कौन सा है? तो 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को क्या नहीं दिया गया? तो सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार। मीन्स एक ही लॉ सबके ऊपर फॉलो होगा। सेम क्राइम हुआ है अगर, तो सेम क्राइम के लिए कितने भी अलग अलग टाइप के इंसान हो, सबके लिए सेम रूल एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्पेशल हो तो आपकी सजा कम हो जाएगी, या फिर कोई बहुत आम इंसान है तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी। अगर सेम टाइप का क्राइम दोनों लोग ने किया है तो दोनों लोग को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। केएम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल प्रेजेंट किया था। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक किसको माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को इन्होंने इसकी आत्मा कहा है, और 32 कोई मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान भी करता है, तो दोनों करेक्ट है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले, विदेशियों को नहीं मिले। सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास के अधिकार तथा विदेश यात्रा के अधिकार को। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वाक स्वतंत्र मीन्स बोलने की आजादी और अपना विचार प्रकट करने की आजादी जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है उसका हनन हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है कि आप राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं तो आपको कोई सजा होगी, ऐसा कुछ प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। तो जो विदेशी नागरिक होते हैं मीन्स आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो उसी में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स अपनी बात कहने का अधिकार, उसी के अंतर्गत आपका प्रेस एक्ट वगैरह भी आता है। संविधान के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है हैबियस कॉर्पस, या उसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऐसे 5 रिट होते हैं जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय करते हैं और मौलिक अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये बात सबसे पहले आई केशवानंदा भारती केस 1973 में। उसी के बाद 1976 में 42वां संशोधन हुआ और फिर मौलिक अधिकारों, और उसमें केशवानंदा भारती केस में ये भी बताया गया कि संशोधन तो कर सकते हैं
लेकिन उसमें आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ उसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते कि आप कानून मीन्स जो बनाया गया है उसकी पूरी छवि ही पलट जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23। उपाधियों का अंत होता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है 29 में और शिक्षा का अधिकार है 21A में। इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, शिक्षा का अधिकार जो 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया इसको। ये पहले हमारे नीति निर्देशक तत्व में ही इंक्लूड था, हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे वो उसमें उसको इंक्लूड किए थे, तो वो था आर्टिकल 45 में। तो जैसा कि आपको पता होगा जो DPSP होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो जस्टिसेबल नहीं होता है, उसको लेके आप कानून में नहीं जा सकते कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो सिर्फ एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट को कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए वेलफेयर स्टेट के लिए। तो उसमें था आर्टिकल 45 में, फिर अमेंड होके यहाँ पे इसको मौलिक अधिकार में डाला गया अनुच्छेद 21A में। वो अमेंडमेंट था 86वें अमेंडमेंट के थ्रू सन 2002 में। भारत में केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार उपलब्ध है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। ये सिर्फ और सिर्फ नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ब्रिटिशर्स आए और यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए तो वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हुआ अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है तो वह संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाज और शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है तो वह अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अधिकार जो देता है। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनका मूल अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कब? तो ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। बाकी ये जो अमेंडमेंट है वो 86 अमेंडमेंट सन 2002 में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत कौन से केस में आया? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना या मूल ढांचा, तो वो होगा केशवानंदा भारती वर्सेस केरला। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है, इसके पहले वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो वो 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको कानूनी अधिकार में दर्जा दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वैधानिक या विधिक या कानूनी अधिकार जो भी ऑप्शन में आए उस पर आप जा सकते हैं। एक ऑप्शन तो मौलिक अधिकार भी जरूर रहेगा, तो कभी भी वर्तमान आ जाए तो फिर मौलिक पे तो नहीं जाएंगे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें ये मौलिक अधिकार था, उस पर आप जा सकते हैं। हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है भारतीय संविधान में शामिल इसलिए किया गया, वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। कभी भी आ जाएगा राजनैतिक तो राजनैतिक को नहीं स्थापित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विश्व उपबंध किसी न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं। मीन्स आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं इसमें जो लिखा है वो हमें मिलना चाहिए। वो जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी होगी वो एक उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको अमेंड करेंगे और फिर उसको फंडामेंटल राइट में डालेंगे या किसी और आर्टिकल में उसको इंक्लूड करेंगे, फिर वो इन्फोर्सेबल हो सकता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही है। इसको कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासनकाल के लिए सबसे आधारभूत क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। समान कार्य के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मीन्स मेल या फीमेल दोनों काम करते हैं तो अगर सेम काम कर रहे हैं तो फिर उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो ये किसमें इंक्लूड है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले जो आई थी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में इसको इंक्लूड किया गया था। बाद में उसको अमेंडमेंट के थ्रू फिर से वो
कॉन्स्टिट्यूशनल रूप उसको दिया गया। दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन का संरक्षण प्रदान करता है कौन? अनुच्छेद 20। इसका क्या मतलब है कि किसी सेम टाइप के क्राइम के लिए आप उसको दोबारा से नहीं दंडित कर सकते कि नहीं, आपने 7 साल की सजा काट ली तो आपको फिर से दोहरा दंड उसका मिलेगा। या फिर जैसे जिस टाइम आपने अपराध किया है, सपोज दैट 2009 में कोई अपराध हुआ, उस टाइम कानून था कि आप किसी रेपिस्ट को फांसी नहीं दे सकते, तो जब उसकी सजा कंप्लीट होती है, कंप्लीट होते होते तब तक मे भी 2-4 सालों बाद ये कानून आ जाता है कि नहीं रेपिस्ट को फांसी देना है, तो लेकिन उस जो वो पर्टिकुलर इंसान है उसके ऊपर ये रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। उसका रीजन है कि जब उसने अपराध किया उस टाइम क्या रूल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वही रूल उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, यही इसका मतलब है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा, तो वो है अनुच्छेद 22 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए, उससे ज्यादा नहीं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो वो 44 में है। और कृषि एवं पशुपालन का गठन 48 में है। वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब किया गया? तो 1976 में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया जाता है भारतीय संविधान द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। मीन्स अधिकार के साथ साथ इंसान का कर्तव्य भी होना चाहिए, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो इसमें ये स्टेटमेंट कहा गया है कि जैसे मनुष्य बिना परछाई के नहीं हो सकता, तो सिर्फ किसी को अधिकार दे देना कि हाँ आपके ये अधिकार है ये, और बिना उसको ये बताए कि आपका कुछ कर्तव्य भी है देश के प्रति, तो ये गलत होगा। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये बनाया गया था तब तो 10 था, बाद में इसको एक और ऐड किया गया, तो अभी के टाइम पे 11 है प्रेजेंट में। मनरेगा दर अर्थ परिवार से कम एक सदस्य को दिन में 100 दिन का रोजगार, वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में ऐसा नहीं है, रोजगार का अधिकार भाग 3 में नहीं है, बल्कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें रोजगार के बारे में बात कही गई है, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति पर। कब शामिल किया गया? तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया। तब जिस टाइम जोड़ा गया था तब 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में इसको एक और ऐड किया गया, तो अभी प्रेजेंट में 11 है। इसको भाग 4 के क में सम्मिलित किया गया है और 51 क में। राज्य के आर्टिकल 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और 41 में क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 की क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों में के भाग लेने का अधिकार है। 48 क में पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 में है। विदेश नीति भी 51 ही होगा, वही अंतरराष्ट्रीय या विदेश। संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है तो वो बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन क्या है? कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि वो सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब वही है कि जस्टिसिएबल, मीन्स आप इसको लेके कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो वायलेट हो रहा है, तो मौलिक अधिकार की वायलेशन पे जा सकते हैं, नीति निर्देशक पे नहीं जा सकते। भारत में मौलिक कर्तव्य जो है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करती है।
एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है क्या क्या? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, तो वो ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग। गांधी जी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। फॉर्चुनेटली ग्राम पंचायत तो बन भी गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको मिल भी गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है तो प्रौढ़ शिक्षा, क्योंकि वो बाल शिक्षा के बारे में बात करता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना मौलिक अधिकार है बच्चों का पाना, मतलब। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नीति निर्देशक तत्व में भी बात नहीं हुई है। शायद उस टाइम तक ये इतना इम्पोर्टेंट ना लगा हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में क्या क्या शामिल? देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह, इसको बाद में जोड़ा गया। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना, ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं देश के प्रति। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में फिर से आगे क्या है? तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। मूल कर्तव्य क्या है? तो वन्य प्राणी का संरक्षण। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार, ये अनुच्छेद 51 के क्रम में दिया हुआ है। मूल कर्तव्य अधिकारों, मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये अलग से भाग में भाग 4 के क्रम में इसको ऐड किया गया है। और 51A प्रत्येक भारतीय के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, जो कि 11 हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। 42वें संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया 51A में। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, फिर से आता है कि संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के संबंध में कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की आयु हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हूं, ऐसा नहीं कि सांसद हो, सिर्फ योग्यता, और देश का नागरिक हो। वह सांसद तथा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसे छोड़नी होगी। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। मीन्स वो एक इंसान किसी राष्ट्रपति के पद पे है, तो अगर उसकी एज बची हुई है, तो बची क्या मीन्स मैक्सिमम एज की बात है, वो कितनी भी बार राष्ट्रपति इलेक्ट हो सकता है। इन यूएसए में सिर्फ 2 बार का प्रावधान है, इंडिया में ऐसा कोई नहीं है, वो कितनी भी बार इलेक्ट हो सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो वो विवाद सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन वो अपना ड्यूटी ज्वाइन करता है, ऑफिस अपना ज्वाइन करता है, उस दिन से। अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उसे पार्लियामेंट द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। वो महाभियोग अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो कम से कम 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को, उसके बाद महाभियोग लागू कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं, तो राज्यों की विधानसभा है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि के समाप्ति के भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में, सॉरी माइक थोड़ा दूर हो गया था, रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक काम कर सकते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एज राष्ट्रपति कार्य करेंगे। भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज की लिमिटेशन होती है। और संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होगा, ये सही है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू राष्ट्रपति आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। वो जो एमपीज एमएलए होते हैं, ये लोग इनको वोट करते हैं, एमपी एमएलए को हम लोग वोट करते हैं, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि हेरिडिटरी के थ्रू या बिना इलेक्शन के आ जाते हैं। अल्टीमेटली वो समझिए जनता के द्वारा ही आते हैं, वो भी क्योंकि जनता इलेक्ट करती है एमपीज और एमएलए को, और एमपीज एमएलए इनको इलेक्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। कौन कौन सदस्य होता है निर्वाचन मंडल में? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सिर्फ होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, सिर्फ विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के नहीं। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बाकी जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी, उनके नहीं, सिर्फ और दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो, प्लस सारे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन है उनके निर्वाचित सदस्य। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही होंगे। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। यही अगर बात उपराष्ट्रपति की होती तो 20 निर्वाचक हो जाते। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का अगर वो सदस्य हो तो मुख्यमंत्री जो है वो वोट करने के लिए पात्र नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर मीन्स वो जो सारे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके वोटों की वैल्यू, सबके वोटों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, वहां की जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग होती है। 1971 की जनगणना के द्वारा इसमें किया जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं और कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। अभी यही गवर्नर की बात हो जाए तो वो 213 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है इसकी भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी करता है, राज्यपाल की और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने पर वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है अनुच्छेद 160 में। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, न कि राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर।
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है कौन सा, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, मीन्स ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिन एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो न्यायाधीश को हटा सके। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार कौन से हैं? औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 के तहत। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो उस विधेयक को अनुमति रोकने का अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है विधेयकों की आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को भेजना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ब्रिटिश के राष्ट्रपति से अलग है। ब्रिटिश के राष्ट्रपति को ज्यादा पावर होती है, वहां पे एक्चुअली ब्रिटिश के जो राजा होते हैं उनको ज्यादा पावर होती है। जब केंद्रीय मंडल, वहां पे राष्ट्रपति नहीं बल्कि राजा रानी का शासन है हेरिडिटरी के थ्रू। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तो राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी अनुच्छेद 123 के तहत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, तो ये राष्ट्रपति ही है। भारत में पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका है कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान अब ये नहीं रह गए, द्रौपदी मुर्मू जी आ गई हैं, तो ये रामनाथ कोविंद जी, ये लोग बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटियनस द्वारा। राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। डिफेंस जो होता है उसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, हाँ तो जस्ट अ मिनट। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो बिहार से थे और वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी और 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मीन्स 2 बार उनको चुना गया था एज ए राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है, वो है नीलम संजीव रेड्डी। ये सबका टाइम पीरियड दिया हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, संजीव रेड्डी 77 से 82, जाकिर हुसैन 67 से 69, वीवी गिरी 69 से 74 तक। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन नहीं थे? तो नीलम संजीव रेड्डी डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। भारत में राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में किसको माना जाता है? तो राधा कृष्णन को। भारत में राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध किसका रहा है? तो वीवी गिरी का। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वो थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ये न्यायाधीश भी रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं।
राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सारी बातें सही है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है। इंडिया में संविधान ही सबसे ऊपर है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? 12वां क्रम था। वह विधेयक जो सांसद के में प्रयुक्त किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है, तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तभी अधिनियम बनता है। हमने राष्ट्रपति तक देख लिया है। अब हम उपराष्ट्रपति से शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और ये इसका एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप पूरा देख सकते हैं वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 के थ्रू। इसमें हम पूरा का पूरा पॉलिटी कवर करने की कोशिश करेंगे। और वनडे एग्जाम हुआ या यूपी SSSC पेट का एग्जाम हुआ, उन सब में आपको यहाँ से पॉलिटी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आई होप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।